नमस्कार दोस्तों, आज आइए आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी गणित कक्षा 10 की जो सीरीज चल रही है यूनिट फर्स्ट, उसमें आज हम प्रश्नावली 1.1.2 को करेंगे। इसके कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ प्रश्न लेंगे। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आज मैं बता देता हूँ, इसमें ज़रूरत पड़ेगी अभाज्य संख्याएं। एक होती भाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या पहले समझेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं वो संख्या, कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या होगी, तो एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो जैसे 1 2 है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इसमें एक शामिल नहीं है। एक तो भाग देने के लिए बता रहा हूं मैं। अभाज्य संख्याओं में कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है कब? जब वो ऐसी हो कि उसमें एक का भाग चला जाए, क्योंकि एक का तो सभी में भाग जाता है, और उस संख्या का स्वयं का भाग चला जाए। इसके अलावा अगर उसमें किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों, 2 है, 2 में एक का भी भाग जाता है और 2 का जाता है। 3 है, 3 में एक का भाग चला जाएगा 3 बार, 1 3 3, और 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही 5 है, 5 में एक का चला जाएगा 5 बार, और 5 का चला जाएगा एक बार, 5 एकम 5। 2 में भी एक का 2 बार और 2 का एक बार। ऐसे 7 है, 7 में एक का चला जाएगा 7 बार, और 7 का जाएगा एक बार। ऐसी कोई संख्या है साथ में कि 2 का चला जाए, 3 का, 4 का, 5 का, किसी का नहीं जाएगा। ऐसे 5 में एक और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का। ऐसे 3 में एक और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ये 2 में एक और 2 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। मतलब एक का भाग जा रहा है और स्वयं उस संख्या का भाग जा रहा है, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे 4 क्यों नहीं लिखा? 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या। कैसे? 4 में देखिए दोस्तों, एक का भाग जाता है, हाँ जाता है। 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है। 4 का भाग जाता है, हाँ जाता है। तो इसके तो 2 से ज़्यादा भाग जा रहे हैं ना। इसकी संख्याएं जो हैं, इसके अपवर्तक कहें या इसके गुणनखंड कहें, 2 से ज़्यादा हो गए। एक का भी भाग जा रहा है, 2 का भी और 4 का भी। ऐसे ही 6 लिख लीजिए, तो 6 में एक का भाग भी जाता है, एक संख्या 6। 2 का भी भाग जाता है, 2 तिये 6। 6 में 3 का भी भाग जाता है, 3 दूनी 6। 6 में 6 का भी भाग जाता है, 6 एकम 6। तो यहाँ से दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। और वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग जाए, वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी दोस्तों 2। एक तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। 3 नहीं होगी, 3 तो अभाज्य की श्रेणी में आती है। तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी दोस्तों। 9 में तो 3 का भाग जाता है, 9 का जाता है और 1 का जाता है, इसलिए 9 नहीं होगी। अब कौन सी होगी? 11। 11 में 1 का भाग जाता है और 11, इसके बीच में और किसी का भाग नहीं जाता, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का। 11 के बाद अब होगी 13। 13 के बाद 15 होगी क्या दोस्तों? नहीं होगी, क्योंकि 15 में 3 का भी भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, इसलिए 15 नहीं होगी। अब इसके बाद क्या होती है? 17। इसके बाद क्या होती है दोस्तों? 18 तो नहीं होगी, क्योंकि 18 में 2 का, 3 का, 6 का सबका भाग जा रहा है। अब आगे होगी 19। ऐसे ही आप संख्याएं भाग दे दे के लिख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब अभाज्य संख्या अगर आपको समझ में आ गई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये, तो अब इसी पे आधारित आज के सवाल किए जाएंगे। वो शब्द शुरू होता है कहाँ से? अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें दोस्तों थोड़ी सी और सीख लें। अभाज्य गुणनखंड के लिए भाग देना लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैंने पिछली जो बेसिक मैथ की 11 क्लासें हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई डली है इसी चैनल पर, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कैसे भाग देना सिखाया है मैंने, और भाग सीख सकते हैं। पहले छोटी संख्याओं को भाग दीजिए दोस्तों। जैसे 12 लिखा हुआ है, 12 में 2 का भाग देना है, 12 में 2 का भाग देना है, तो कैसे देंगे? कितनी बार जाएगा? एक में तो जाएगा ना, पूरी 12 में पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 छक्के 12, नीचे कुछ भी नहीं बचा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 18, और इसमें 4 का भाग देना है दोस्तों। 4 का भाग देंगे तो कैसे जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बचा। 2 तो अब क्या हो गया? शेषफल। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है दोस्तों 42, 42 में 3 का भाग देना है अपने को, तो 3 का भाग देना है तो 4 के लिए पढ़ेंगे, 4 में चला जाएगा 3 का भाग, तो 3 एकम 3, इसमें से बचा 1, 4 में से घटाएंगे 3 तो 1 बचा, और 2 यहाँ का। तो ये दोस्तों जो आपको ये घटाने की क्रिया यहाँ दिख रही है, 3 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 3 एकम 3, और 4 में से 3 घटाया तो 1 बचा, और 2 यहाँ से आए, तो अब ये कितना हो गया? 12। तो जब गुणनखंड हम करते हैं तो गुणनखंड में ये भाग की ही प्रक्रिया लगती है दोस्तों, लेकिन उसमें ऐसे घटा के नहीं देखते हैं। यहाँ आपको नज़रों से वो सवाल में संख्या में ही देखना पड़ता है कि 42 लिखा हुआ है तो 3 का 4 में चला गया तो 1 बचा, तो इसको यहाँ लिखा हुआ आपको अपनी मन की आंखों से देखना पड़ता है, यहाँ लिखा नहीं जाता, मन की आंखों से देखना पड़ता है कि ये 12 है, तो 3 का 12 में जाएगा कितनी बार? 4 बार, तो 3 चौके 12 और हो जाएगा। यहाँ ऐसी क्रिया कुछ भी नहीं लिखी जाती है। गुणनखंड करते वक्त ऐसी क्रिया कुछ भी नहीं लिखी जाती, ना घटा के नीचे लिखते हैं ना या साइड में लिखते हैं, केवल आपको मन की आंखों से देखना होता है कि 3 का पाड़ा 4 के लिए पढ़ लिया, 3 एकम 3, तो जो 1 बचा इसमें से घटा के ये वाला यहाँ लिखा हुआ मानते हैं, और अब मानते हैं कि अब ये 4 हट गया और यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो 3 का पाड़ा 12 के लिए पढ़ेंगे। एक और संख्या दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए 65 लिखा हुआ है और 5 का भाग देना है दोस्तों। 65 है, 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग 6 के लिए पढ़ लेंगे, चला जाएगा एक बार, 5 एकम 5। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचा, अंक ऊपर से उतारेंगे तो 5 बचेगा। अब 5 का 15 के लिए पढ़ेंगे तो 5 तिया 15 हो गया। लेकिन भाग में तो दोस्तों यहाँ दिख रहा था, गुणनखंड में ऐसे ना तो घटाएंगे ना यहाँ लिखेंगे, केवल ऐसा माना जाएगा कि 5 का पहाड़ा 6 के लिए पड़ा, एक बार 5 एकम 5, तो वो 5 तो चले गए, पहाड़ा पड़ गया, ये 5 चले गए, 1 बचा, उस 1 को यहाँ लिखा हुआ माना जाएगा, तो माना जाएगा कि यहाँ कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं। यहाँ ऐसे लिखेंगे नहीं, वहाँ केवल मन की आंखों से देखेंगे, 15 हो रहे हैं, तो 5 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे, 5 तिया 15, तो 1 और 3 ये लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड में नीचे 1 और 3 ये लिखा जाएगा। अब आगे करते हैं, इसको ये लिखा रहने देते हैं जिससे आपको समझने में समस्या नहीं आएगी। देखिए 6 और संख्या कौन सी ले लें? 14 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 36 ले लीजिए। अभी केवल मैं रेंडमली कोई संख्या ले रहा हूँ, आपको गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा एक रफली क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपकी किताब में से आप प्रश्नावली से नहीं दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने कैसे कि 6 का भी ज्ञात करो, ये अलग अलग 4 सवाल हैं, 1 2 3 और 4, ये मैंने सिखाने के लिए दोस्तों संख्या ले ली है। 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने तो दोस्तों सीधी सी बात याद रखना है कि अभाज्य संख्या मैंने क्या बताई थी? 2 3 5 7 11 13 17, ये थी अभाज्य संख्याएं अपनी, और आगे भी हैं 100 तक, बहुत सी संख्या मिलेंगी आपको, 25 संख्या मिलेंगी 100 तक। तो देखिए इनमें जब अभाज्य गुणनखंड करने की बात कही जाए तो एक बेसिक बात जो आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? एक बेसिक बात जो ध्यान रखनी है, इसको अभाज्य गुणनखंड नाम क्यों दिया गया? ये जो गुणनखंड करते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड नाम क्यों दिया गया अभी बताते हैं आपको। 6 है, तो 6 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है। तो सबसे पहले जो संख्या यहाँ लिखी तो उसमें ये देखते हैं 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देते हैं। जब 2 का नहीं जा रहा हो तो फिर 3 के लिए देखते हैं कि 3 का जा रहा है क्या, तो 3 का देंगे, नहीं जा रहा है तो 3 का नहीं देंगे। फिर 5 का देंगे। यहाँ 4 का भाग दे के नहीं देखेंगे। किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड करने की क्रिया कही जाएगी तो दोस्तों इन ही संख्याओं का भाग दिया जाएगा।
ऐसा समझ सकते हैं आप कि इनके साथ किसी ने बेवफाई कर दी कि इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में छोड़ दिया, तुम अभाज्य हो, इनका इनमें किसी का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य गुणनखंड ने इनको मान लिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ काम करो। तो ये संख्याएं इनके साथ काम करेंगी, अभाज्य संख्याएं ये जो हैं इनका ही इसमें भाग दिया जाएगा जो अभाज्य गुणनखंड की जब भी बात की जाएगी। गलत नहीं होगा, अपन 4 का और 6 का निकालो तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और ये गुणनखंड कौन से ज्ञात करने के लिए कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है। तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का जा रहा है 6 में जा रहा है तो देंगे। कितनी बार जा रहा है? 2 तिया 6, 3 बार। 6 के लिए 2 का पाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 2 तिया 6, 3 बार। अब 3 बचा नीचे, यहाँ तो कोई और संख्या आगे है नहीं, बची नहीं कुछ भी, 3 बचा। अब 2 का भाग तो 3 में जाता नहीं है, यहाँ भाग अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों जब पूरा पूरा जाता है तभी देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। तो 2 का भाग 3 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, एक हासिल बच रही है तो इसमें नहीं देंगे, मतलब एक घटाने में बच रहा है एक, 2 एकम 2, 2 तो चला गया, 3 का 1 बचा, लेकिन यहाँ कोई अंक है नहीं तो 1 का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो अब 2 का नहीं देंगे, 2 की क्रिया पूरी हो गई। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 3 होती है। तो यहाँ 3 का भाग देके देखेंगे, 3 एकम 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 बराबर लिख देंगे 2 गुणा 3। और जब आप इसका गुणा करके देखेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जो संख्या थी, 2 तिया 6 ही होता है, ये लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों अगला ले रहे हैं संख्या हम 14। 14 सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 2। तो 2 का भाग देके देखेंगे, 14, 2 के पहाड़े में 14 आता है, 2 सत्ते 14, तो 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ तो पूरे 14 के लिए पढ़ना पड़ेगा, 2 सत्ते 14, 7 आ गया। अब 7 में दोस्तों देखें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 का भाग जा रहा है क्या? 3 दूनी 6, नहीं जा रहा, 1 बच रहा है फिर भी। 4 का देके देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे दोस्तों, 4 का भाग नहीं देखेंगे क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। इन्हीं संख्याओं का भाग देके देखते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका। तो 5 का देखेंगे, 5 एकम 5, 2 बच रहा है फिर भी पूरा नहीं जा रहा। 7 का ही जाएगा अब तो डायरेक्ट, 7 एकम 7, 7 पूरा चला गया। तो इसको कैसे लिखेंगे 14 के अभाज्य गुणनखंडों को? 14 बराबर 2 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगली संख्या ले लीजिए 24। 24 में देखिए दोस्तों 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 के पहाड़े में 24 आता है, 2 दाम 20, 2 का 11 बार पाड़ा पड़ोगे तो 22, 12 बार पड़ोगे तो 24, तो 2 का तो जा रहा है इसमें और चला ही जाएगा। लास्ट में इकाई के स्थान पर 4 है, मतलब सम संख्या है, तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें। तो कैसे जाएगा? 2 एकम 2, 2 के लिए पड़ गया, कोई हासिल तो नहीं बची, यहाँ से घटाने का कुछ बचा नहीं इस क्रिया की तरह। जैसे मान लो यहाँ घटाने में कुछ नहीं बचा था, 2 छक्के 12, ऐसे यहाँ 2 के में से कुछ नहीं बचा। अगला अंक 4 का है तो अब 4 के लिए पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 के लिए पढ़ा तो 1 आया, यहाँ कोई हासिल बची नहीं तो यहाँ जुड़ के कोई 14 होता, कुछ कोई हासिल ही नहीं बची, 2 के लिए पूरा पड़ गया था, फिर 4 बचा था तो 2 दूनी 4। जितनी बार पाड़ा पड़ा जाता है वो नीचे, और जिस संख्या के लिए पढ़ा जाता है वो संख्या ऊपर लिखिए, 2 दूनी 4। अब नीचे 12 है। अब दोस्तों 12 में 24 का काम खत्म, अब 12 पे आ गए। 12 में 2 का भाग जाता है क्या? हाँ जाता है, 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो 2 का फिर से भाग दे लेंगे, 2 छक्के 12। अब 6 आ गया, अब इसकी कहानी ऊपर वाले की खत्म। अब 6 को देखेंगे, 2 के पहाड़े में 6 आता है, भाग जाएगा? हाँ जाएगा, तो 2 का ही देंगे, 2 तिया 6। अब देखिए दोस्त 3 पर आ गए। अब 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है, तो 3 का भाग यहाँ चला जाएगा? हाँ जाएगा, जरूर जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? एक लिखने का तरीका और देख लीजिए। 24 बराबर, इनको सभी को गुणा के रूप में लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 2 2 2 3 बार था गुणा में, और चौथी बार था 3, तो इनको ऐसे लिख लिया। अब इसको दोस्तों मैंने घात वाला, एक बेसिक गणित की जो क्लास चलाई है मैंने, उनमें घात वाला एक क्लास डली है घात की, उसमें बताया कि ये आधार समान है, 2 है 2 है 2 है, तो इसकी घात यहाँ 1 1 1 होती है, सभी कोई घात नहीं होती तो 1 होती है। और ये आधार तीनों के समान है, 2 2 2 है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1, और गुणा में 3 की घात तो 1 ही है, तो यही लिखा रहेगा। तो 2 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, और गुणा 3 की घात 1, तो 24 बराबर 24 के गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों? ये हो गए 24 के गुणनखंड। ये थे अपने 14 के गुणनखंड, ये थे अपने 6 के गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया हो। इसका भी गुणा करके देखोगे आप तो 2 की घात 3 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 ही है ये, तो इसका मतलब अपने ये गुणनखंड सही है। अब देखिए दोस्त एक संख्या और बची है 36, इसका और करा देता हूँ। 36 में सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि 2 का पहाड़े 2 का पहाड़ा तो 10 पे ही खत्म, 20 पे ही खत्म हो जाता है, 2 दाम 20 उसके आगे आगे, तो 36 तो 2 का तो चला जाएगा ना, 36 तो सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, तो 36 का चला जाएगा 36 में।
2 का 2 एकम 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक बात सीखने को मिलेगी आपको, 3 के लिए 2 का पहाड़ा पड़ा तो 2 एकम 2, एक बार गया मतलब एक बार 2 पड़ गया, 3 में से 2 कट गया, 2 एकम 2 आया, 2 कट गया 3 में से, तो एक बचा, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों 16। तो अब 2 का पहाड़ा 16 के लिए पढ़ेंगे तो कितना बार पड़ा जाएगा, 2 अट्ठे 16। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब 18 के लिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो चला जाएगा 18 में 2 का भाग चला जाएगा पूरा, इतना 2 9 18। अब देखिए दोस्तों 2 के पहाड़े में 9 जाता आता है क्या, नहीं, तो 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। अब कितने का पढ़ेंगे दोस्तों, 3 का। 3 के पहाड़े में 9 आता है, हाँ आता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 बचा, तो 3 में फिर से 3 का चला जाएगा एक बार, 3 एकम 3। अब देखिए दोस्तों ये 36 बराबर कैसे लिख सकते हैं अपन, 36 बराबर इन चारों संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, नहीं 2 2 तो 2 ही बार है, फिर 3 गुणा 3। अब ये 2 2 बार है और 3 2 बार है, तो ये यहाँ एक घात मानी जाएगी ना सब पे, तो ये आधार 2 2 समान है तो 2 की घात 2 हो जाएगा, एक और एक जुड़ के गुणा, ये 3 और 3 आधार है तो 3 की एक और एक यहाँ की घात जुड़ के 3 की घात कितना हो जाएगा 2। उम्मीद है दोस्तों के समझ में आया होगा। अगर आप इसको गुणा करेंगे फिर से तो 36 ही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 का समझा दिए मैंने, 14 का, 24 का और 36 का, इनके अभाज्य गुणनखंड मैंने समझा दिए। अब उठाते हैं आपकी गणित की प्रश्नावली से उदाहरण और कुछ सवाल। इसको आपको समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, मैंने बहुत ही बेसिक से सिखाया। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पर इस सवाल में मुझे दिक्कत है, वहाँ समझा दीजिए, तो मैं दोबारा से समझा दूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको देख लीजिए और अगले सवाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपकी प्रश्नावली जो 1.2 है उसमें उदाहरण है 6वें नंबर का जो उदाहरण है आपकी यूनिट फर्स्ट का, उसमें दिया गया है, क्वेश्चन है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM दोस्तों मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि HCF और LCM क्या होती है, या फिर गुणनखंड करके उसी में बता दूंगा मैं साथ में। तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करना है, ये मैंने अभी करके बताया अभी आपको। तो हल लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड या कहीं दोस्तों गुणनखंडन भी लिखा होगा मिल सकता है, तो आप घबराना नहीं कि ये गलत तो नहीं लिखा दिया मैंने, एक ही बात है, गुणनखंड या गुणनखंडन करने पर। तो पहले 6 के करेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के कैसे, अभी मैंने बताया है, 6 में 2 का पहाड़ा जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 2 3 6, अब 3 का ही जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 एकम 3, तो 6 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2 गुणा 3, यहाँ 2 की घात 1, 3 की घात 1 भी लिख सकते हैं। अब अगला संख्या कौन सी है, 20 है दोस्तों। 20 के लिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, चला जाएगा, हाँ कितनी बार, 2 2 एकम 2 1, और 0 बचा तो 0 को 0 आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 2 धाम 20, 10 बार आया, फिर से 2 का भाग इसमें चला जाएगा 10 में, हाँ दोस्तों चला जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखेंगे दोस्तों 2 का जा रहा है क्या 5 में, नहीं जा रहा, क्योंकि एक बच जाएगा, और बचना तो है नहीं, यहाँ तो पूरा पूरा भाग दिया जाता है, पहाड़ा वही पढ़ा जाता है यहाँ जो पूरी पूरी संख्या मिल रही हो। जैसे 2 के भाग में, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो नहीं पढ़ेंगे, 3 के में 5 आता है नहीं आता तो भी नहीं पढ़ेंगे, 4 के में 4 का तो देंगे ही नहीं और यहाँ पढ़ेंगे भी नहीं, आएगा ही नहीं 4 में, 5 के पढ़ेंगे, 5 एकम 5, यहाँ एक पे समाप्त होगी। जब अपना एक आ जाता है लास्ट में, वहाँ अपनी कहानी अभाज्य गुणनखंड की कहानी समाप्त हो जाती है। तो 20 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, इनको एक एक घात के रूप में लिख सकते हैं ना, चाहे यहाँ नहीं लिखो तो अगली लाइन में लिख लिया करो, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 गुणा 5। तो आधार समान है, 2 की घात 1 और 1 और 2 की घात 2, तो 1 और 1 ये आधार की घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो ये घातें इनकी जुड़ जाएंगी आपस में, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर, ये 5 लिखा है, बराबर 2 की घात कितना हो गई है 2, और गुणा में 5 पहले से लिखा हुआ, तो 20 बराबर कितना हुआ दोस्तों ये, और यहाँ 6 बराबर हुआ ये। अब एक बात जो समझने योग्य है दोस्तों, HCF क्या होता है, जो दो संख्याएं जब दी गई हों, 2 या 3 कितनी भी दी गई हों, तो उनमें HCF क्या होता है कि सभी के दोनों, जितनी दो संख्या दी गई तो दोनों में देखेंगे, 3 दी गई हो तो तीनों में देखेंगे, उनके गुणनखंडों में। यहाँ 2 कितनी बार है, एक बार, 2 की घात 1 मतलब 2 एक बार है, और 3 एक बार है। यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 यहाँ है क्या, नहीं है, 5 है यहाँ लेकिन 5 यहाँ नहीं है,
तो ऐसी संख्या देखते हैं दोस्तों कि जो सब में हो, जो सब में हो। जितनी संख्या दी गई, या दो ही संख्या दी गई 6 और 20, तो 6 और 20 दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है? 2 है, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है। अब उनमें ये देखते हैं कि सबसे छोटी वाली घात कौन सी है, सबसे कम बार किस में आया है? 2, 2 इसमें सबसे कम बार आया, मतलब एक बार यहाँ तो 2 बार आया है, तो सबसे कम बार जो आया है वही संख्या उसका HCF होती है। तो सबसे कम गुणनखंड कौन सा है? 2 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो सबसे छोटी घात वाला, और वो भी दोनों में होना चाहिए। यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ भी 2 की घात 2 है, मतलब इसमें 1 तो शामिल है ही। 2 यहाँ 2 बार है, जैसे ये 2 यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो दोनों में होना चाहिए और सबसे कम बार हो उसको लेते हैं। इसमें सबसे कम बार है 2, तो 2 को ले लेंगे। तो HCF क्या हो गया दोस्तों अपना? 2 हो गया। HCF क्या हो गया? 2, क्योंकि 2 दोनों में उपलब्ध है और सबसे छोटी घात कितनी है? 1, तो 2 की घात 1 HCF ले लेंगे अपन। ये 1 लिख सकते हैं, फिर दोबारा से लिख दो कि 2, इसका मतलब यही हो गया 2। अब LCM क्या होता है दोस्तों? HCF समझ गए? HCF वह संख्या होती है जो दोनों में हो और सबसे छोटी वाली घात उसकी लेते हैं। जो दोनों में हो, या 3 संख्या होती तो तीनों में हो, 4 संख्या दी गई होती तो चारों में हो, वही संख्या लेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें है इसमें नहीं है एक और में नहीं, सब में होगी वही संख्या लेंगे, सबसे छोटी घात वाली, सबसे कम घात वाली लेते हैं। ठीक, इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 वाला पद लेंगे ये। अब LCM क्या होता है दोस्तों? LCM के लिए सभी में संख्याएं देखते हैं, सभी में, और सभी में कौन सी देखते हैं? जिनकी ज़्यादा घात हो। इसमें देखिए 2 या इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें घात 1 है, इसमें घात 2, तो 2 की घात कौन से लेंगे? बड़ी वाली घात लेंगे, 2 की घात 2, ये ले लिया, गुणा 3। अब 3 देखें, 3 इसमें है, लेंगे 3 की घात 1। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 2 इसमें आ गया, ये वाला 2 इसमें आ गया ना, 2 की घात 2 में, 3 इसका इसमें आ गया, यहाँ से क्या बचा? 5, 5 यहाँ तो यानी यहाँ है, तो लेंगे, जरूर लेंगे। इसमें एक भी पद छूट न जाए दोनों में से। जैसे 2 की घात वाला लिया था तो 2 की घात 1 यहाँ है, 2 यहाँ, तो बड़ी घात वाला लेते हैं, तो ये ले लिया, तो इसमें ये तो शामिल आ ही गया 2 की घात 1। अब 3 यहाँ नहीं लेकिन यहाँ तो है, तो ले लिया। अब 5 यहाँ नहीं है लेकिन इसमें है, तो 5 भी ले लिया। अब इसको 2 की घात 2 को 4 लिखते हैं, गुणा 3 गुणा 5, तो 4 तिये 12 पंचे 60। तो LCM क्या हो गया दोस्तों? LCM क्या हो गया? 60 हो गया। LCM 60 हो गया। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है जो आपके इसमें भी दिया गया है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आएंगे। आप देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, दोनों संख्याओं का गुणा करें, संख्या पहली, ये पहली संख्या लिख सकते हैं, गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करें दोस्तों, कितना आएगा? 6 गुणा 20, तो ये कितना आ जाएगा? 120। और इधर दोस्तों LCM और HCF का गुणा करें, LCM गुणा HCF, तो ये कितना आएगा? LCM कितना है दोस्तों? 60, और HCF कितना है? 2, तो ये भी कितना आ रहा है दोस्तों? 120। ये जो बात दोस्तों आई है 120 बराबर 120, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उनका LCF और HCF, LCM और HCF, मतलब पहली संख्या का गुणा आप करें, पहली और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करें, या फिर उनके LCM और HCF का गुणा करें, तो वो दोनों बराबर ही आते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को? LCM ऑफ AB, मतलब A मतलब पहली संख्या और B दूसरी संख्या, गुणा HCF ऑफ AB। इसका मतलब ये हुआ कि LCM A और B का LCM गुणा A और B का HCF बराबर होता है A गुणा B। A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या है। और ये बात दोस्तों, ये बात सिर्फ 2 ही संख्याओं के लिए लागू होती है। जब 2 संख्याएं दी हो तभी ये वाला फॉर्मूला लागू होता है, 3 के लिए ये मान्य नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं को LCM और उन्हीं दोनों का HCF। तो जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर लेंगे आप, तो वही गुणनफल प्राप्त होगा जो उनके LCM और HCF के बराबर होगा। तो इससे जांच भी हो जाएगी कि अगर सही आ रहा है तो LCM HCF अपना सही निकाला गया है। 2 संख्याओं को गुणा करके देख सकते हैं, तो अगर वो LCM HCF के गुणनफल के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब अपने LCM और HCF सही हैं। इस फॉर्मूले पे बेस्ड दोस्तों कुछ सवाल आगे आपको मिलेंगे। कैसे? पहली संख्या दे दी जाएगी, उसका LCM दे दिया जाएगा, HCF दे दिया जाएगा और कहेगा दूसरी संख्या बताओ क्या है।
या फिर दो संख्या को एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ दे दिया जाएगा, और दूसरी संख्या दे दी जाएगी तो पहली संख्या पूछेगा, या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या दे दी जाएगी, एलसीएम भी दे दिया जाएगा, एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर एचसीएफ दे दिया जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दी जाएगी, एलसीएम पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूले से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि ये उदाहरण आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब अगला उदाहरण करते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये है आपकी इसी प्रश्नावली का उदाहरण 7। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ तक कह दिया उसने। फिर कह रहा है कि फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले स्टेप में इसका एचसीएफ ज्ञात करना है इनका, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये क्या कह रहा है, इस भाषा में इसके में क्या छिपा हुआ है कि जो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, उस फॉर्मूले से ज्ञात करने के लिए ये कह रहा है। तो देखिए हल, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड कितने करेंगे, पहले 96 के करेंगे दोस्तों, 96 के, इसमें 2 का पारा चला जाएगा ना, जाएगा, क्योंकि 6 है लास्ट में, तो 0 2 4 6 जो होते हैं उनमें 2 का तो चला ही जाता है। 2 का 9 के लिए पढ़ेंगे तो 2 चौके 8, 4 बार पड़ जाएगा दोस्तों, 8 चला जाएगा, 9 में से 8 चला जाएगा, 4 बार पढ़ने पर 1 बचेगा, तो यहाँ 16 हुआ, 2 8 16 हो जाएगा। अब फिर से 48 में 2 का चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। 2 का 4 के लिए पढ़ेंगे, पहले 2 दूनी 4, यहाँ से बचा कुछ है नहीं, 2 बार में 4 पड़ गया पूरा, 8 बचा, तो 8 के लिए पढ़ लेंगे, 2 चौके 8। अब फिर से 2 का चला जाएगा 24 के लिए, कैसे, 2 एकम 2, और ये 4 है तो 2 दूनी 4। अब फिर से 2 के लिए 12 के लिए पढ़ेंगे, 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। अब फिर से 2 का भाग 6 के लिए कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 2 3 6। अब 2 का नहीं जाएगा दोस्तों, अब 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। तो देखिए 96 बराबर क्या लिख लेंगे, 96 बराबर ये 2 2 2 2 2 जितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की घात 5, ये 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, ये घातें नहीं लगाएं तो भी आप मान सकते हैं, एक तो घात होती ही है, तो पैसे भी दिख जाएगा। तो समान आधार है, 2 2 है, तो 2 की घात 5 एक साथ लिख लेंगे, और गुणा 3 की घात 1 ही है, तो 96 का तो ये हो गया दोस्तों। अगली संख्या कौन सी है दोस्तों, 404। आप अपनी कॉपी में करें, जब भी परीक्षा में नोट्स में करें तो इसके नीचे बढ़ाते हैं, या बोर्ड पे नीचे जगह नहीं, इसलिए मैं साइड में कर देता हूँ, आप ऐसे नीचे इसको करते जाया करें। तो 404 का देंगे, सबसे पहले तो 2 का ही भाग चला जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 पूरा चला गया, कुछ बचा नहीं, 0 है तो 0 के लिए 0 आ जाएगा, 2 का 4 के लिए फिर देंगे, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 का देंगे, 202 में तो चला जाएगा, 2 एकम 2 और 0, 2 एकम 2, 101। अब 101 भी दोस्तों ऐसी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, ना 2 का, ना 3 का, ना 5 का, ना 4 का, 6 का, किसी का भी नहीं जाता, डायरेक्ट 101 का ही जाएगा। तो 101 एकम 101। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए दोस्तों, 404 के, 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। तो 404 बराबर क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो इसको 2 की घात 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे ना दोस्तों, 2 की घात 2 गुणा 101। अब देखिए दोस्तों, 100 एचसीएफ के बारे में मैंने बताया है कि एचसीएफ क्या होता है। जितनी भी संख्याएं दी गई, ये 2 संख्याएं 96 और 404 है, तो जितनी भी संख्याएं दी गई उनमें गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, जो दोनों में हो और सबसे कम घात वाला लेते हैं। तो दोनों में, यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 101 यहाँ लेकिन 101 यहाँ नहीं है, तो केवल दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो दोनों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 है, केवल 2 की घात 2 है यहाँ 5 है, तो 5 में 2 की घात 2 तो शामिल है ही ना पहले से, जैसे इतना इतना लेंगे तो 2 की घात 2 है, तो जितना दोनों में मिल रहा है सबसे कम घात का, वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 की घात 2 यहाँ भी और 2 की घात 2 यहाँ से आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ आता है, इनके नीचे लिखते जाएंगे आप, एचसीएफ 96 और 4 ऐसे लिख लें, आता है 96 और 404 का एचसीएफ बराबर 2 की घात 2, इसकी क्या लिख लेंगे, 4 होगा। एचसीएफ ज्ञात कर लिए दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम ये कौन से सूत्र से कह रहा है दोस्तों, फॉर्मूले से। एलसीएम ज्ञात करने पर
एलसीएम ज्ञात करने पर कैसे ज्ञात करेंगे एलसीएम? पहली संख्या, वही फॉर्मूला, गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम के इधर ही रखेंगे, एचसीएफ इधर ले आएंगे। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये तो ये लिखा रहेगा। पक्षांतर के नियम में दोस्तों मैंने सिखाया, पक्षांतर के नियम मेरी बेसिक क्लास की जो 11 क्लास डली हुई उसमें आप देख लेना। पक्षांतर का नियम क्या है कि गुणा वाली संख्या जब बराबर के इधर से इधर आएगी तो भाग में आई नीचे। तो एलसीएम तो ज्ञात करना है, तो नीचे क्या आना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा और बराबर यहाँ लिखा रहेगा एलसीएम। अब यहाँ लिख लीजिए, पहली संख्या कितनी है दोस्तों आपकी? 96, 96 है। दूसरी संख्या कौन सी है? 404, 404। एचसीएफ कितना आया दोस्तों? 4। ठीक, ये बराबर एलसीएम है। इसको एलसीएम के इधर लिखें, इस संख्या को इधर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इनके चिन्ह नहीं पलटे जाए, क्योंकि ये इधर से इधर, ये इधर से इधर जा रही है, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये होता है, कहेंगे कहना चाहें तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए वो दोनों प्लस के ही रहते हैं। अब 4 का भाग इसमें दे देंगे 96 में। 4 4 दूनी 8, एक बचा तो 16 हो गए, 4 चौके 16। अब 24 गुणा 404 का गुणा करेंगे दोस्तों, आप साइड में अलग करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 24 चौके 96 होता है, और जीरो का तो हासिल जीरो आएगा आगे है, तो हासिल पूरा 9 का 9 रख जाएगा 96 में से, और 24 चौके फिर से 96 बराबर है एलसीएम। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 96, 96 मतलब 9696 हो गया आपका एलसीएम। ये एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ निकला था 4। तो जब आप परीक्षा में करने के लिए आएगा दोस्तों, तो पहले ये 96 का करेंगे आप, फिर 404 का उसी के नीचे करेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ वाला। इससे आप इसका एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। या एचसीएफ दिया हो, एलसीएम निकालने को पहले बोलेगा तो एचसीएफ फॉर्मूले से निकलवाएगा, जैसा भी वो मांगे वैसा आप करके दिखा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसी के कल और 1-2 सवाल और कराऊंगा, तो आपकी ये प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त हो जाएगी, और 2 से 3 दिन में आपकी ये यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगी। अभी तो आप दोस्तों सभी प्रश्नावली को पढ़ें, आगे जब समय में आपके में ब्लूप्रिंट का नियम ऐसा हो गया कि कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं ब्लूप्रिंट के माध्यम से, तो जब जो छटनी होगी बाद में उसमें देख लिया जाएगा। लेकिन अभी तो आप सभी को ऐसे ही पढ़ते जाएं कि परीक्षा में किसी भी प्रश्न में कृष्ण प्रश्नावली में से पूछा जा सकता है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो देखते रहिए, आगे शेयर करते रहिए अपने मित्र बंधुओं भाइयों रिश्तेदार में जो भी आपके साथी हों, उनको सभी को शेयर कर सकते हैं। और आपकी जो भी राय हो सुझाव हो मुझे दे सकती हैं, तो मैं अपने आप में सुधार करूंगा। और जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस प्रश्न में किस टॉपिक पर कहाँ आपको कौन सी दिक्कत आ रही है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।